किस्मत से मिल हम टम चैप्टर 111 भाग्य और श्री की बहस। पूरे रास्ते सुभाश्री का क्वेश्चन पुराण चालू था। श्री की तो यह आदत थी सुभाश्री के सवालों का जवाब देने की, लेकिन उसे लगा शायद भाग्य परेशान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। भाग्य मुस्कुराते हुए सुभाश्री के सारे सवालों के जवाब दे रहा था। सुभाश्री ने श्री की गोद में बैठते हुए डैशबोर्ड बजा रही थी। उसने भाग्य से कहा, तो पापा आपकी वॉच कंपनी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वॉच बनती है। भाग्य गियर बदलता है और मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो पता नहीं बेटा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी घड़ी सबसे अच्छी हो। सुभाश्री ने एक और सवाल भाग्य की तरफ फेंका। पापा, जब मैंने आपको इंटरव्यू में देखा था तब आप बहुत हैंडसम लग रहे थे। आपने बहुत अच्छा सा सूट पहना हुआ था, लेकिन आज आप नॉर्मल कपड़ों में आए हैं। भाग्य सड़क पर अपना ध्यान लगाते हुए सुभाश्री के सवालों का जवाब देता है। क्योंकि बेटा, मैं घर पर नॉर्मल कपड़े ही पहना हूँ। जब ऑफिस जाता हूँ या किसी इंटरव्यू पर या किसी क्लाइंट मीटिंग पर तभी बिजनेस सूट पहनता हूँ। जैसे आप स्कूल जाते हो तभी यूनिफॉर्म पहनते हो और घर पर घर के कपड़े। सुभाश्री फिर से कुछ बोलने को हो रही थी, तो श्री ने सुभाश्री को डांटे हुए कहा, सुभाश्री, बहुत हो गया आज के लिए। पापा को परेशान मत करो, वह ड्राइविंग कर रहा है। भाग्य ने श्री की तरफ देखते हुए कहा, रहने दो ना, वैसे भी बच्चे एक दिन में 1000 से ज्यादा सवाल करते हैं। अगर आप उनके सवालों के जवाब नहीं देंगे तो उन्हें लाइफ के लेसन कैसे सिखाएंगे। फिर भाग्य ने सुभाश्री की तरफ देखकर कहा, कहो बेटा, क्या पूछना है। भाग्य के कहने पर सुभाश्री के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, पापा, अपना गाड़ी मेरे स्कूल के अंदर ले जाकर खड़ी करना। भाग्य ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों। सुभाश्री ने मुंह बनाते हुए कहा, वह चुड़ैल प्रीति है ना, जो मेरी क्लास में पढ़ती है। उसके पापा रोज उसे कार से स्कूल छोड़ने आते हैं और इसी बात का एटीट्यूड दिखाती है। आज जब वो मुझे कार से उतरता देखेगी ना, तो जलकर राख हो जाएगी। फिर मुझे बड़ा मजा आएगा। भाग्य हंसने लगता है और श्री भी मुंह छुपाकर हंसने लगती है। सच में उसकी बेटी छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। सुभाश्री के सवाल पूछते पूछते कब रास्ता कट गया पता ही नहीं चला और गाड़ी सुभाश्री के स्कूल के आगे आकर खड़ी हो गई। सुभाश्री के कहे मुताबिक भाग्य ने गाड़ी सुभाश्री के स्कूल के अंदर पार्क की। अपने स्कूल के अंदर इतनी शानदार गाड़ी को देखकर सारे बच्चे हैरान रह गए और वह सब इकट्ठे होकर उसे गाड़ी को देखने लगे। भाग्य बाहर निकलता है और दूसरी तरफ जाकर दरवाजा खोलना है। श्री सुभाश्री को गोद में लेकर बाहर आती है। इतने सारे बच्चों में सुभाश्री की क्लास के बच्चे भी मौजूद है। वह सुभाश्री को इतनी बड़ी गाड़ी से उतरता देखा सच में हैरान हो गए थे। बाहर आते ही भाग्य ने सुभाश्री को अपनी गोद में ले लिया और उससे कहा, बेटा, आपकी क्लास किस तरफ है, चलो मैं आपको छोड़ आता हूँ। सुभाश्री भाग्य को अपनी क्लास का रास्ता बताती है। सुभाश्री को गोद में लिए भाग्य उस तरफ जाता है और श्री उसके 2 कदम पीछे चल रही होती है। जैसे ही भाग्य की गाड़ी पार्किंग में आ गई थी, वैसे ही किसी ने जाकर प्रिंसिपल को बता दिया कि द भाग्य जयदेव उनके स्कूल में आया है। भाग्य का नाम कौन नहीं जानता था, उसका ब्रांड पूरे वर्ल्ड में मशहूर था और इतनी बड़ी कंपनी का मालिक उसके स्कूल में आया है। प्रिंसिपल खुदाए भाग्य को का वेलकम करने। भाग्य जैसे ही सुभाश्री को लेकर स्कूल के एंट्रांस पर पहुंच प्रिंसिपल उसके सामने आकर रहती है। हेलो मिस्टर जयदेव, मैं सुभाश्री की स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। भाग्य ने भी मुस्कुराते हुए प्रिंसिपल को देखकर कहा, हेलो मैम। फिर प्रिंसिपल ने एक टीचर को देखकर, पूजा मैडम, आप सुभाश्री को क्लास में ले जाइए, उसके क्लास का टाइम हो रहा है। सुभाश्री भाग्य की गोद से उतर जाती है और पूजा मैडम के साथ जाते हुए भाग्य से कहती है, पापा, आप मुझे लेने भी आओगे ना। श्री आंखों दिखाते हुए सुभाश्री से कहती है, सुभाश्री। लेकिन तभी भाग्य सुभाश्री से कहता है, हाँ बेटा, पापा आपको लेने भी आएंगे। अभी आप अपने क्लास में जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। श्री सुभाश्री का बैग और वाटर बॉटल मैडम को पकड़ा देता है।
और मैडम एक हाथ से सुभाश्री का हाथ पकड़ते हुए उसे क्लास में ले जाती है। प्रिंसिपल भाग्य से कहती है, आइए श्री जयदेव ऑफिस में चलकर बात करते हैं। प्रिंसिपल के ऑफिस में श्री और भाग्य सामने बैठे हुए थे और सामने सुभाश्री की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखी हुई थी। भाग्य को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उसकी बच्ची पढ़ने में बहुत होशियार है। भाग्य प्रोग्रेस रिपोर्ट को साइड करते हुए मैडम से कहा, रिपोर्ट तो बहुत अच्छी है, सुभाश्री की स्कूल में उसका व्यवहार कैसा है? बस ये सुनते ही प्रिंसिपल और श्री दोनों एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि सुभाश्री ने स्कूल में कितने कांड किए हैं ये तो उन्हें ही पता है। प्रिंसिपल ने एक झूठी खांसी ली और फिर कहा, स्कूल में व्यवहार, अब मैं क्या ही बताऊं आपको सर, बच्चे हैं वह तो लड़ते ही रहते हैं, और बच्चों का क्या है, अभी जिसे लड़ाई कर रहे हैं थोड़ी देर बाद उसी के साथ खेलने लगेंगे। भाग्य मैडम के जवाब से संतुष्ट हो गया, सच में उसकी बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। भाग्य ने सोच लिया कि वह सुभाश्री की हर स्टडी के लिए उसे विदेश भेजेगा, क्योंकि उसका खुद की पढ़ाई तो उसने गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट कोचिंग से किया है। वह तो भाग्य पढ़ने में अच्छा था इसलिए उसे स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन वह अपनी बेटी को इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहता था। भाग्य ने बहुत कुछ सोचा है सुभाश्री की स्टडी को लेकर, और उसे इसके लिए श्री से बात करनी होगी। भाग्य और श्री सुभाश्री के स्कूल से बाहर आते हैं। भाग्य गाड़ी के पास आते हुए श्री से कहता है, तुम्हें कहाँ जाना है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। श्री ने गाड़ी का दरवाजा खोला और डैशबोर्ड से अपना पर्स निकलते हुए कहा, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी आपको आपकी बेटी के साथ टाइम एक्सपेंड करना था, वह आपने कर लिया। वह कहाँ पढ़ती है, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ये सब जान लिया। मुझे लगता है इन सब में आपका काफ़ी वक्त गया होगा, अब आपको आपके काम पर ध्यान देना होगा। मैं कोई बस या टैक्सी ले लूँगी। उसके बाद श्री वहाँ से सीधे में गेट की तरफ चली जाती है और श्री को ऐसा ज़्यादा देख भाग्य के हाथों की मुठिया कर जाती है। वह अपने मन में कहता है, दोपहर का वक्त श्री अपनी गिफ्ट शॉप पर पूरे महीने का अकाउंट चेक कर रही थी। तभी अमन ऑफिस से आता है और श्री के सामने एक स्लिप रखते हुए कहता है, श्री मिस्टर शर्मा के घर से कोई आएगा, उन्होंने एक स्टैचू पीस ऑर्डर किया है, तो तुम उन्हें वह दे देना, मैं तब तक जाना को स्कूल से लेकर आता हूँ। श्री हाँ में सर हिलती है और अमन अपनी बाइक लेकर सीधे सुभाश्री को लेने चला जाता है। 20 से 25 मिनट गुजरे होंगे, अमन वापस आता है, पर इस वक्त उसके चेहरे पर घबराहट और टेंशन थी। वह आते हुए सीधे श्री से कहते हैं, श्री सुभाश्री के स्कूल से तुम्हें कोई फ़ोन आया था क्या? श्री परेशान होकर कहती है, नहीं तो, मुझे तो कोई फ़ोन नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? अमन अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहता है, सुभाश्री स्कूलों में नहीं है। मैंने जब स्टाफ से पूछा तो उन्होंने कहा कि सुभाश्री तो चली गई। श्री घबराकर उठाती है और कहती है, क्या चली गई, ऐसे कैसे चली गई? वो लोग ऐसे कैसे मेरी बेटी को छोड़ सकते हैं? स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों की देखभाल करना। अमन भी परेशान होते हुए कहता, वही तो मैं सोच रहा हूँ, और सुभाश्री गई किसके साथ है? तभी श्री का फ़ोन बजता है। वह देखी है यशोदा जी का फ़ोन है। वह उठती है तो यशोदा जी सामने से कहती है, श्री बेटा, सुभाश्री घर आ गई है। श्री जल्दी से अमन को देखते हैं और कहती है, सुभाश्री तो घर भी पहुंच गई। अमन को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन उसे इस बात की फिक्र हो रही थी, आखिर सुभाश्री घर किसके साथ गई। अमन जल्दी से बाइक निकलता है। श्री भी अमन के साथ घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद श्री और अमन श्री के घर के बाहर खड़े थे और श्री के घर के बाहर भाग्य की गाड़ी खड़ी थी। भाग्य की गाड़ी को देखकर श्री की आंखें छोटी हो गई। तभी उसके कानों में जोर से एक आवाज, मम्मी देखो मेरी न्यू कार। श्री देखती है कि उसके घर के बाहर जो पार्क है सुभाश्री उसमें अपनी एक टॉय कार में बैठी हुई है, और भाग्य थोड़ी ही दूर पर खड़ा उसे देख मुस्कुरा रहा है। श्री जल्दी से पार्क के अंदर जाती है।
यशोदा जी एक तरफ खड़ी थी और उन्होंने श्री को देखकर कहा, मुझे पता था तुम घबरा जाओगी। भाग्य इस तरीके से सुभाश्री को लाया होगा तो। सुभाश्री मजे से अपनी गाड़ी को चल रही थी और पार्क के चक्कर काट रही थी। भाग्य थोड़ी दूरी पर अपने हाथ बंधे सुभाश्री को देखकर मुस्कुरा रहा था। श्री भाग्य के पास आती है और थोड़ा शक्ति से कहती है, आप सुभाश्री को घर ला रहे हो, मुझे बताया क्यों नहीं? भाग्य ने श्री को घर कर देखा और कहा, सुबह जब हम सुभाश्री को स्कूल छोड़ने गए थे तब उसके सामने ही मैंने कहा था कि मैं उसे लेने जाऊंगा। तुम इतनी छोटी सी बात भी याद नहीं रख सकती हो। श्री को याद आता है कि सुभाश्री ने ही भाग्य को कहा था कि वो उसे लेने आए और वह बात श्री के दिमाग से निकल गई। अमन श्री के पास आता है और सुभाश्री को देखते हुए कहता है, सुभाश्री को टॉय कार चाहिए थी। मैंने सोचा था उसके बर्थडे पर गिफ्ट करूंगा, पर यहाँ तो पहले से ही उसके पास कर मौजूद है। अमन को देखते हुए श्री की आंखें झुक गई और उसने धीरे से कहा, मुझे भी नहीं पता था। फिर श्री ने भाग्य को देखकर कहा, क्या जरूरत है इतना महंगा तोहफा देने की? अगर उसे आदत पड़ गई तो। भाग्य की आंखें छोटी हो गई और उसने श्री को देखते हुए कहा, अगर मेरी बेटी को महंगे तोहफे की आदत पड़ती है तो पड़ जाए। उसका पिता उसके सारे शौक पूरे करेगा। जिस चीज़ की कमी मुझे अपने बचपन में रही है वह मेरी बेटी नहीं भुगतेगी। श्री को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाग्य को कैसे समझाएं, और सुभाश्री वह तो कुछ ही मुलाकातों में अपने पिता के साथ इतनी घुल मिल गई थी कि कल को जब भाग्य उसके पास नहीं रहेगा तो वह कैसे रहेगी। यही सोचते हुए श्री की घबराहट और बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद सुभाश्री और बाकी सब लोग घर आ जाते हैं। भाग्य सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने अमन बैठा हुआ था। यशोदा आंटी सबके सामने पानी का गिलास रखती है। भाग्य पानी का गिलास उठना है और उसे पी लेता है। उसकी नज़र बराबर श्री और अमन पर बनी हुई थी। श्री इस समय सुभाश्री का होमवर्क चेक कर रही थी। भाग्य ने श्री से कहा, श्री तुम वापस कब चल रही हो? भाग्य के अचानक से ऐसा सवाल कहने पर श्री के कान खड़े हो जाते हैं और अमन भी हैरानी से श्री को देखने लगता है। भाग्य ने यह बात इतनी आसानी से कह दी जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं थी। श्री ने अमन को देखा और फिर भाग्य को देखकर कहा, मैं कहाँ जा रही हूँ? भाग्य ने बिना किसी भाव के कहा, तुम मेरे साथ वापस चल रही हो। मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है और उन्हें ट्रांसफ़र पेपर रेडी करने के लिए कह दिया है। सुभाश्री अपने आगे की स्टडी मुंबई में करेगी। श्री झट से सोफे से खड़ी होती है और भाग्य को देखकर कहती है, क्या अपने प्रिंसिपल से इस बारे में बात भी कर लिया? भाग्य आप सुभाश्री को लेकर हर फैसला अपने मन से नहीं कर सकती है। इसके लिए आपको मुझसे भी पूछना होगा। मैं सुभाश्री की माँ हूँ। भाग्य सोफे से खड़े होते हुए कहते हैं, और मैं उसका पिता हूँ। इसलिए अपनी बेटी के लिए क्या फैसला लेना है क्या नहीं, यह मुझे किसी और से जानने की जरूरत नहीं है, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं, जिसने इतने सालों तक मेरी बेटी को मुझसे छुपा के रखा। मैं बस तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे और सुभाश्री के साथ मुंबई आ रही हो या यहीं रहने का इरादा है तुम्हारा? श्री ने खींचते हुए कहा, न तो मैं कहीं जा रही हूँ और न ही सुभाश्री कहीं जाएगी। मैं आपको कभी सुभाश्री से मिलने से नहीं रोकूंगी। अब जब चाहे तब यहाँ आ सकते हैं और सुभाश्री से मिल सकते हैं। भाग्य ने कहा, मेरी बेटी है, कोई मूवी नहीं है जिसे मैं देखने आता रहूं, और मेरी बेटी मेरे साथ जा रही है। अब इसके आगे तुम्हारी मर्जी है। क्या तुम हमारे साथ आना चाहती हो या नहीं? श्री को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। भाग्य ऐसे कैसे कह सकता है कि वह सुभाश्री को अपने साथ ले जा रहा है? उसने गुस्से में बढ़ते हुए भाग्य से कहा, न तो मैं जाऊंगी और न ही सुभाश्री कहीं जाएगी, और इसके आगे अगर आपने मुझे एक और बात कहा ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि आप सुभाश्री के पिता है। भाग्य को भी गुस्सा आ गया और वह कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा कि तभी उसका फोन बजता है।
भाग्य ने टेबल पर रखा अपना फोन देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि स्क्रीन पर नंदन का नाम फ्लैश हो रहा था। भाग्य ने फोन उठाया और उसकी स्पीकर पर रखते हुए कहा, हाँ बोलो नंदन। सामने से नंदन की घबराई हुई आवाज आई, साहब आप कहाँ हैं? अब जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए मामा जी। मामा जी को कुछ हो गया है। नंदन का ये कहते ही भाग्य के हाथ पैर ठंडे हो गई और श्री की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। नंदन किसकी बात कर रहा है? कहीं ये उसके मामा जी तो नहीं है? भाग्य ने हैरानी से पूछा, नंदन क्या हुआ मामा जी को, वह ठीक तो है ना? नंदन लगभग रोने को हो गया था और उसने कहा, साहब मामा जी को हार्ट अटैक आया है। मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया है और हम लोग अस्पताल ही जा रहे हैं, आप जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाइए। 112 श्री वापस आ गई। श्री अपने कमरे में अपना बैग पैक कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मामा जी को हार्ट अटैक आया है, ये सुनते ही श्री के हाथ पैर कांपने लगे। यशोदा जी सुभाश्री को अपनी गोद में एक तरफ लिए खड़ी थी। अमन श्री से कहता है, श्री यार बात तो सुनो। श्री की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अमन को देखकर कहती है, नहीं अमन, मेरे लिए मामा जी क्या है ये तुम नहीं समझोगे। मुझे लगा था कि मामी और जूही मामा जी के साथ है, तो मुझे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं, उनका परिवार उनका ख्याल रखेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मामी कब की मामा जी को छोड़कर चली गई है। अगर मुझे पता होता तो मैं एक पल नहीं गावती अपने मामा जी के पास जाने के लिए। अमन ने कहा, हाँ ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे मामा जी की बहुत बड़ी अहमियत है, लेकिन यार तुम वापस मुंबई जा रही हो। तुमने तो कहा था तुम कभी मुंबई लौटकर वापस नहीं जाओगी। श्री अपने कपड़े बाग में रखते हुए कहती है, मैंने कहा था मैं कभी मुंबई वापस नहीं जाऊंगी भाग्य के पास, लेकिन इस वक्त वजह भाग्य नहीं है। मेरे मामा जी है, वो वहाँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। अमन कहता है, लेकिन मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ। श्री ने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं कह रही हूँ ना, मैं भाग्य के पास नहीं जा रही हूँ, बल्कि मामा जी के पास जा रही हूँ। मैं एक बार उन्हें सही सलामत वापस देख लूंगी तो वापस आ जाऊंगी। इतनी सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है? अमन अपनी आंखें फाड़े श्री को देखा है और कहता है, अरे बाबा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम अकेले क्यों जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। श्री हैरान हो जाती है तो अमन कहता है, और नहीं तो क्या, मेरी दोस्त इतनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करेगी, वह भी अकेले, ऐसा हो सकता है क्या? मैडम दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। मैं 2 दिन के लिए तुम्हें और सुभाश्री को अकेला छोड़ देता हूँ तो मेरी जान सूख जाती है, और तुम इतने बड़े शहर में जा रही हो ये जानकर क्या मुझे रातों में नींद आ जाएगी? और वैसे भी मैंने देखा था मेरी माँ के टाइम पर तुमने उनकी कितनी सेवा की थी, बस समझ लो यह उसी का एहसान है। श्री ने कुछ नहीं कहा और अमन वहां से अपने घर चला गया और अपना बैग पैक करने लगा। थोड़ी देर बाद एक टैक्सी श्री के घर के बाहर खड़ी थी। श्री ने अपना सामान टैक्सी में रखा और सुभाश्री को गोद में लेकर बैठ गई। यशोदा जी भी उसके साथ बैठ गई और आगे अमन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और टैक्सी सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ चल दी। उसके जाते ही श्री के घर के कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। भाग्य इस समय एयरपोर्ट पर खड़ा था। भाग्य का फ़ोन बजता है। भाग्य अपना फ़ोन निकलते हुए कहता है, कहो। सामने से उसे आदमी ने कहा, साहब मैडम बच्ची को लेकर घर से निकल चुकी है, लेकिन वह अकेली नहीं गई है बल्कि वह आदमी भी उसके साथ गया है। भाग्य की नसें तन गई। अमन श्री के साथ क्यों आ रहा है? पर फिलहाल उसके लिए मामा जी ज़्यादा जरूरी थे, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। भाग्य फ्लाइट से गया था और श्री और बाकी सब ट्रेन से, इसलिए भाग्य पहले अस्पताल पहुंच गया। नंदन कॉरिडोर में बैठा हुआ था। भाग्य को देखकर वह जल्दी से उसके पास आया और कहा, साहब। भाग्य ने कहा, फिक्र मत करो नंदन, अब मैं आ गया हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा? नंदन कहता है, डॉक्टर अंदर केबिन में है।
कह रहे हैं ऑपरेशन करना है। भाग्य हाँ में सर हिलता है और केबिन में चला जाता है डॉक्टर को मिलकर। वो उन्हें गिफ्ट करता है। डॉक्टर उसे बैठने का इशारा करते हैं। भाग्य बैठता है तो डॉक्टर बताते हैं, मिस्टर माहेश्वरी, हमें पेशेंट का ऑपरेशन करना होगा। उनका हार्ट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। भाग्य कह रहा है, तो सोच क्या रहे हैं, कीजिए ऑपरेशन। डॉक्टर ने कहा, हम आप ही का वेट कर रहे थे। दरअसल पेशेंट ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया है। भाग्य सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, क्या मामा जी ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया है? लेकिन क्यों? डॉक्टर कहते हैं, वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। आखिर दवाइयाँ के सहारे हम उन्हें कब तक जिंदा रख सकते हैं? ऑपरेशन बहुत जरूरी है, आप प्लीज़ उनसे बात कीजिए और उन्हें समझाइए कि जल्द से जल्द ऑपरेशन होना कितना जरूरी है। भाग्य हमें सर हिलता है और सीधे वार्ड की तरफ चला जाता है। वह देखता है मामा जी के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है और उनके दोनों हाथ में नीडल लगी हुई है। मामा जी के ऊपर बहुत सीधी मशीन है जो उनके ब्लड का मुआयन कर रही है। भाग्य धीरे से चलकर मामा जी के पास जाता है और उनके हाथों के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, मामा जी। मामा जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और भाग्य को देखकर कहते हैं, तुम आ गए बेटा। भाग्य कहता है, मामा जी यह क्या बचपना है, अपने डॉक्टर को ऑपरेशन करने से मना क्यों किया? अगर आपको कुछ हो जाएगा तो। मामा जी ने धीरे से अपने चेहरे से मांसक हटाए और कहा, बस बेटा तुम्हें आखिरी बार देख लिया। मेरे मन को एक तसल्ली मिल गई। अब जीने की इच्छा नहीं है। बहुत कुछ देख लिया है जीवन में मैंने। अपनों को धोखे देते देखा है, गैरों को अपना बनते देखा है। सारी जिंदगी इस कुर्सी पर बिठा दी है मैंने। अब बस बेटा, अब कोई ख्वाहिश नहीं है। जिंदगी को यहीं खत्म हो जाने दो। पर मैं ये चाहूँगा कि अगर अगला जन्म हो तो मुझे तुम्हारे जैसा बेटा ही मिले। बस एक आखिरी इच्छा है, मरने से पहले अपनी श्री को देख लेना चाहता था। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ है। तभी दरवाजे से श्री की आवाज आती है, मामा जी। श्री को देखकर मामा जी की आंखों में चमक आ जाती है और उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह श्री को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, श्री मेरी बेटी। श्री जल्दी से आती है और मामा जी के सीने से लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मामा जी धीरे से अपना हाथ उठाते हैं और श्री के सर पर रखते हुए कहते हैं, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी तू, अपने इस बूढ़े मानमा को छोड़कर। श्री की आंखों से आंसू बह रहे थे। मामा जी ने श्री के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, श्री तू आ गई। श्री ने मामा जी का हाथ थामते हुए कहा, मामा जी मैं आ गई। मामा जी ने गहरी सांस ली और कहा, चलो शुक्र है तुझे देख लिया। अब मैं चैन से मार सकता हूँ। मामा जी के ऐसा कहते ही श्री का रोना और तेज हो गया और उसने रोते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं मामा जी, मैं वापस आ गई तो आप ऐसी बातें करेंगे? अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं फिर से चली जाऊंगी। मामा जी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अरे पागल, तुझे देखने की इच्छा थी मन में, बस अब वो पूरी हो गई। उसके बाद एक नज़र भाग्य को देखते हुए श्री से कहा, श्री मेरी एक बात मानेगी बेटा? श्री ने रोते हुए कहा, मामा जी बस मरने की बात छोड़कर आप कुछ भी कहेंगे मैं सारी बातें मानूंगी। तो मामा जी हंसते हुए कहते हैं, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तू और भाग्य फिर से एक हो जाए। मैं तुम दोनों को बस एक साथ देखना चाहता हूँ। अगर ऐसा होगा तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। श्री का रोना और तेज हो गया और उसने मामा जी से कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मामा जी? आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप जानते हैं ना, आपके बिना मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मामा जी ने श्री की आंसू पूछे और कहा, मेरा भी तो तेरे और भाग्य के बिना इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। तभी मामा जी की नज़र एकाएक दरवाजे पर जाती है जहां पर अमन खड़ा था और अमन के साथ सुभाश्री खड़ी थी। सुभाश्री अपनी काजल सनी आंखों से टिमटिमाते हुए मामा जी को देख रही थी। उसे इतना तो पता लग गया था कि यह उसकी माँ के मामा जी हैं। मतलब रिश्ते में उसके नाना जी लगेंगे।
श्री ने जब मामा जी को सुभाश्री को देखते हुए पाया तो उसने एक हाथ बढ़ा के सुभाश्री को अपने पास आने का इशारा किया। सुभाश्री धीरे कदमों से श्री के पास आई तो श्री ने उसे मामा जी के पास बिठाते हुए, मामा जी यह मेरी बेटी है। ये सुनते ही मामा जी थोड़े हैरान हुए क्योंकि तभी उनकी नज़र अमन के ऊपर चली। भाग्य ने मामा जी के मन की बात सब भाप ली, इसलिए उसने तुरंत आगे बढ़कर कहा, मामा जी यह मेरी और श्री की बेटी है। ऐसा होते ही मामा जी ने एक नज़र सुभाश्री को देखा और फिर श्री को देखा तो श्री ने हाँ में सर हिलाया। मामा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वह अपनी जगह से उठकर बैठने की कोशिश करते हैं लेकिन उठ नहीं पाए। तो भाग्य जल्दी से बेड को एडजस्ट करता है और मामा जी को बेड के सहारे बिता देता है। और ऐसा होते ही मामा जी तुरंत सुभाश्री को अपने सीने से लगा लेते हैं और उसके माथे को चूमते हुए कहते हैं, अरे मेरी नातिन, श्री की बेटी, अरे मुझे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा मिल गया। तभी एक नज़ वहां आती है और मामा जी से कहती है, अरे आप उठकर क्यों बैठ गए? आपको उठना अलाव नहीं है, अब वापस लेट जाइए और ये दवाई खा लीजिए। मामा जी ने उसे मुस्कुराते हुए उस नस को देखा और कहा, नस अब मुझे इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, अब मेरी नातिन आ गई है। ना देखना अब तुम्हें चुटकी बजाते ही ठीक हो जाऊंगा। नस ने आंखें छोटी करते हुए कहा, आप हॉट पेशेंट है और आपको लग रहा है आप इतनी आसानी से ठीक हो जाएंगे। मामा जी ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा क्योंकि अब मेरी श्री वापस आ गई है और मेरी श्री की बेटी, मुझे उसके साथ तो अब और जीना है। अब मेरे मरने की इच्छा खत्म, अब यमराज मुझे नहीं ले जा पाएगा। मामा जी की बात पर श्री के मन को तसल्ली मिली तो भाग्य ने सिस्टम से कहा, सिस्टर आप डॉक्टर को जाकर कहीं ऑपरेशन की तैयारी करें। सिस्टर हमें सर हिलती है और वहां से डॉक्टर के पास चली जाती है। मामा जी को अपने जीवन में एक उम्मीद मिल गई थी सुभाश्री के रूप में। अब वह श्री की बेटी के सहारे जिंदगी गुजारना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने मरने का प्लान कैंसिल कर दिया था। जब इंसान के पास जीने की उम्मीद नहीं बचती है तो भगवान उसे हमेशा किसी न किसी किरण से मिला देता है। जहां मामा जी अपनी सारी उम्मीदें खो बैठे थे कि अब उनके जिंदगी में कोई उनका अपना नहीं है जिसके सहारे वह जी पाए, तो वही ईश्वर ने उन्हें उम्मीद के रूप में सुभाश्री से मिलवा दिया। और इंसान को हमेशा अपनी औलाद से ज़्यादा औलाद की औलाद प्यारी होती है। इसीलिए मामा जी की विल पावर जाग गई और अब उन्होंने अपना ऑपरेशन करवाने का निश्चय किया। मामा जी का ऑपरेशन चल रहा था, श्री की परेशानी कॉरिडोर में इधर उधर टहल रही थी। तभी अमन श्री के पास आता है और कहता है, श्री तुम्हारे मामा जी का पुराना मकान वो तो शायद तुम्हारी मामी ने बेच दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, यही हॉस्पिटल के आस पास ही कोई होटल देख लेता हूँ और हम सब का सामान वहाँ शिफ्ट करवा देता हूँ। सुभाश्री भी थक गई है और यशोदा आंटी भी काफ़ी देर से खड़ी है, वह भी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। अमन की बात पर श्री हाँ में सर हिलती है। तभी भाग्य कहता है, होटल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भाग्य यशोदा आंटी की तरफ देखते हुए कहता है, मामा जी मेरे विरार वाले फ्लैट में रहते हैं, आप सुभाश्री को लेकर वहीं शिफ्ट हो जाइए। श्री भाग्य से कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग होटल में चले जाते हैं, खामखा आपको दिक्कत होगी। भाग्य श्री के सवालों का कोई जवाब नहीं देता और नंदन को बुलाते हुए कहता है, नंदन इन सब का सामान फ्लैट में शिफ्ट करवा दो। उसके बाद भाग्य एक नज़र अमन को देखते हुए कहता है, तुम भी नंदन के साथ जाओ। अमन अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लिए कहता है, नहीं मिस्टर जयदेव, मैं किसी होटल में शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो। भाग्य ने अपने मन में कहा, सबसे बड़ी परेशानी तो तुम ही हो। भाग्य अपने मन में चिल्ला चिल्ला की कह रहा था, दफा हो जाओ यहाँ से, अब मेरा परिवार कभी वापस नहीं जाएगा, वापसी की टिकट करा देता हूँ, यहीं से वापस चले जाओ। जब 113 कल्याणी को पता चला सुभाश्री के बारे में, 15 दिन बाद मामा जी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें अभी भी अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था।
श्री यशोदा जी और शुभाश्री उस फ्लैट में रह रहे थे जहां पर मामा जी रहते हैं। अमन ने फ्लैट के आसपास एक होटल में रूम ले लिया था। भाग्य घर चला गया था और उसे अपना ऑफिस भी देखना था, लेकिन वह बीच बीच में मामा जी से मिलने आया करता था। कल्याणी ने जब भाग्य को वापस आया देखा तो वह बहुत खुश हो गई और वह भाग्य के पास आते हुए कहती है, बेटा तुम वापस आ गए। तुम ऐसे बिना बताए मुझे कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो रही थी। लेकिन भाग्य ने बिना किसी भाव के कहा, क्यों, मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ जो कहीं खो जाऊंगा? जब खोने की उम्र थी तब तो खोया नहीं, वैसे भी तब कौन सा मुझे कोई ढूंढने वाला था। खैर छोड़िए, क्या पुरानी बात उठानी है। मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया था। भाग्य उसके बाद सीधे अपने कमरे में चला गया। कल्याणी जी की आंखें छोटी हो गई और उन्होंने अपने मन में कहा, इस लड़के की तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। कल्याणी ने माहिरा को फोन करके बता दिया कि भाग्य वापस आ गया है। माहिरा ये जानकर बहुत खुश हुई और अब उसे सही वक्त का इंतजार था जिससे वह अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। एक हफ्ते बाद मामा जी को छुट्टी मिलने वाली थी। श्री मामा जी के पास बैठी हुई थी। मामा जी ने श्री के हाथ पैर हाथ रखते हुए कहा, श्री बेटा तू पूरी रात मेरे पास बैठी है, जा घर जा आराम कर ले। यहाँ पर डॉक्टर है, नर्स है, और अगर फिर भी मुझे कोई परेशानी हुई तो मैं उन्हें कह दूंगा, वह तुझे इन्फॉर्म कर देंगे। श्री नहीं जाना चाहती थी पर मामा जी ने जिद करके श्री को घर भेज दिया। श्री जब फ्लैट में पहुंची तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि यशोदा जी और अमन परेशान हो रहे थे। वो उनके पास जाती है और कहती है, कोई कुछ का पता कि तभी नंदन वहां आता है और अमन से कहता है, भैया मैं गार्डन में भी देख लिया है, गुड़िया वहां भी नहीं है। श्री हैरान हो जाती है और नंदन से कहती है, फ्लश्ड, क्या शुभाश्री नहीं मिल रही है? कहाँ है शुभाश्री? नंदन कहता है, दीदी वह कहकर गई थी कि गार्डन में बच्चों के साथ साइकिल चलाने जा रही है। लेकिन जब काफी देर तक गुड़िया वापस नहीं आई तो मैं उसे ढूंढने गार्डन में गया, पर गुड़िया गार्डन में नहीं थी। मैं बच्चों से पूछा कि क्या उन्होंने गुड़िया को देखा है, तो उन सब ने कहा कि गुड़िया यहीं पर साइकिल चला रही थी। फिर पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। श्री की सांस सूखने लगी थी। शुभाश्री नहीं मिल रही है ये सुनकर श्री की जान अटक गई थी। अमन और यशोदा जी भी परेशान हो रहे थे। भाग्य की कार आकर मेंशन के गेट के सामने खड़ी होती है और भाग्य का गाड़ी से बाहर निकलता है। वो दूसरी तरफ का दरवाजा खोलना है तो शुभाश्री बाहर आती है। शुभाश्री अपने सामने इतने बड़े मेंशन को देखकर हैरान हो जाती है और वो खुश होते हुए कहती है, पापा ये घर किसका है? भाग्य मुस्कुराते हुए कहता है, आपका है मेरी डॉल। शुभाश्री चाहते हुए कहती है, क्या सच में पापा यह इतना बड़ा घर मेरा है? भाग्य हमें सर हिलता है तो शुभाश्री देखती है कि घर के सामने बहुत ही खूबसूरत गार्डन बना हुआ है। शुभाश्री उस तरफ इशारा करते हुए कहती है, पापा ये गार्डन भी मेरा है। भाग्य हाँ मैं सर को हिलाता है। देहरादून में शुभाश्री के घर के सामने एक छोटा सा पार्क था, लेकिन उसमें सारे बच्चे खेलते थे। आज पहली बार शुभाश्री ने इतना बड़ा गार्डन देखा और वह भी सिर्फ उसका है। शुभाश्री जूते के साथ ही गार्डन में भाग जाती है और अपने दोनों हाथ फैलाकर पूरे गार्डन में दौड़ते हुए चक्कर लगा रही थी और खुश होते हुए कह रही थी, ये गार्डन मेरा है। भाग्य मुस्कुराता हुआ शुभाश्री को देख रहा था। तभी भाग्य को ख्याल आया कि यशोदा आंटी कहीं शुभाश्री को ढूंढने ना लग जाए। दरअसल भाग्य जब शुभाश्री को लेने गया तो शुभाश्री उस पार्क में ही खेलती नजर आई। भाग्य को देखकर शुभाश्री अपनी साइकिल वहीं छोड़कर भाग्य के पास आती है। भाग्य उसे जल्दी से अपनी गोद में उठा लेता है तो शुभाश्री कहती है, पापा आप आ गए, आप इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? भाग्य प्यार से अपनी बच्ची को देखते हुए कहता है, सॉरी बच्चे, पापा थोड़ा काम में बिजी थे, पर देखो जैसे ही मैं फ्री हुआ मैं अपने डॉल से मिलने चला आया।
उसके बाद भाग्य इधर उधर नजर दौड़ते हुए कहता है, मम्मी का है। शुभाशी कहती है, मम्मी तो नानू के पास है, वो कल रात को ही चली गई थी। उसके बाद शुभाशी पीछे झांकते हुए भाग्य की गाड़ी को देखकर कहती है, पापा ये गाड़ी किसकी है? ये वह वाली गाड़ी तो नहीं है जो आपके पास थी। भाग्य मुस्कुराते हुए कहता है, ये भी मेरी गाड़ी है, चलोगे मेरे साथ गाड़ी में घूमने के लिए? शुभाश्री बड़ी सी हाँ में सर हिलाती है, तो भाग्य मुस्कुराते हुए शुभाशी को पैसेंजर सीट पर बैठता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। भाग्य सोचता है कि शुभाशी को लेकर थोड़ा इधर उधर टहलेगा और फिर यशोदा जी को बता देगा कि शुभाशी उसके साथ है। पर बेटी के साथ वक्त कब निकल गया भाग्य को पता ही नहीं चला और शहर घूमने के चक्कर में भाग्य शुभाशी को घर तक ले आया। भाग्य यशोदा जी को फोन करता है। यशोदा जी सामने से फोन उठाती है तो भाग्य कहता है, आंटी शुभाशी मेरे साथ है, वो उसे शहर घूमना था तो मैं उसे अपने साथ ले आया। आप फ्रीक मत कीजिए, शुभाशी मेरे साथ जयदेव मेंशन में है। यशोदा जी ने ठीक है कहा तो भाग्य ने फोन रख दिया। यशोदा जी ने श्री की तरफ देखा और कहा, पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, भाग्य का फोन आया था, शुभाशी उसके पास है और वो दोनों जयदेव मेंशन में है। ये सुनते ही श्री की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। भाग्य बिना बताए शुभाशी को कैसे ले गया? उसे एक बार बताना तो चाहिए श्री को। अगर ऐसा ही रहा तो किसी दिन शुभाशी सच में खो गई तो ये लोग तो यही सोचेंगे कि शुभाशी भाग्य के साथ है। यही सोचकर श्री को गुस्सा आने लगा, इसलिए वह जल्दी से घर से निकलती है और टैक्सी लेके हुए जयदेव मेंशन की तरफ चल देती है। जयदेव मेंशन भाग्य यशोदा जी से बात कर रहा था। तब वो गार्डन एरिया से थोड़ा दूर जाकर बात कर रहा था, इसीलिए शुभाशी उसे नजर नहीं आ रही थी। लेकिन कल्याणी जी की नज़र शुभाशी पर चली जाती है। कल्याणी जी देखते हैं कि एक बच्ची गार्डन में जूते लेकर दौड़ रही है। ये देखकर उनकी आंखें छोटी हो गई और वह जल्दी से शुभाशी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अपने सामने कल्याणी को खड़ा देख शुभाशी अचानक से रुक जाती है तो कल्याणी अपनी आंखें बड़ी किया गुस्से में शुभाशी को घूरते हुए कहती है, ये लड़की कौन हो तुम और यह गार्डन में जूते लेकर क्यों घूम रही हो? तुम्हें मालूम है इस गार्डन में विदेश से लाए हुए महंगे फूल है और तुम्हारी वजह से वो खराब हो जाएंगे। शुभाशी ने अपनी काजल लगी आंखों से टुकुर टुकुर देखते हुए कल्याणी से कहा, फूल कैसे खराब हो सकते हैं? फूल तो डाली पर लगे हैं और मैं तो घास पर चल रही हूँ टंग आउट। कल्याणी ने थोड़ा गुस्से में कहा, बदतमीज लड़की, यह किस जबान में बात कर रही हो तुम मुझसे? क्या यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने? और सबसे बड़ी बात, तुम यहाँ पर आई कैसे? कहाँ है तुम्हारे माता पिता? इस आवाज पर कल्याणी के कान खड़े हो जाते हैं और वह जल्दी से पीछे देखी है तो उसके सामने भाग्य अपने चेहरे पर एक अलग ही एटीट्यूड लिए आ रहा था। कल्याणी की इतने जोर से डांटने पर शुभाशी की आंखों से आंसू आ निकले और वह जल्दी से भाग्य की तरफ जाते हुए कहती है, पापा इस मोटी आंटी ने मुझे डांटा। भाग्य जल्दी से शुभाशी को अपनी गोद में उठा लेता है तो शुभाशी भाग्य के सीने से मुंह छुपाए सुबक रही थी। भाग्य की आंखें तीखी हो गई लेकिन कल्याणी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या कहा भाग्य ने? वो इस बच्ची का बाप है और इस लड़की ने भी भाग्य को पापा कहा। फ्लश्ड। भाग्य की बेटी है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भाग्य कल्याणी के सामने आता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आज तो आपने ये कर दिया, लेकिन अगर आज के बाद आपकी वजह से मेरी बच्ची की आंखों में एक भी आंसू आए तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आपसे मेरा कोई रिश्ता है। कल्याणी हैरानी से भाग्य की गोद शुभाशी को देख रही थी। उसने भाग्य को आंखें फाड़े देखते हुए कहा, ये किसकी बच्ची है? भाग्य ने बिना किसी भाव के कहा, लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, बादाम खाना शुरू कीजिए। अभी अभी तो मैंने कहा यह मेरी बेटी है। कल्याणी का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने अवाक होते हुए कहा, फ्लश्ड, क्या तुम्हारी बेटी?
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी कोई बेटी कैसे हो सकती है? भाग्य की आंखें छोटी हो गई और उसने कल्याणी से कहा, मेरी बेटी क्यों नहीं हो सकती? क्या आपको कोई डाउट है मुझ पर? कल्याणी ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब डाउट नहीं है, हो सकती है तुम्हारी बेटी, लेकिन ये तुम्हारी बेटी कैसे, मतलब मैं समझी नहीं। भाग्य ने कल्याणी का कंफ्यूजन 1 मिनट में दूर कर दिया। यह मेरी और श्री की बेटी है और आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है। ऐसा कहते हुए भाग्य 1 मिनट और वहां नहीं रुकता है और सीधे शुभाशी को लेकर जयदेव मेंशन के अंदर चला जाता है। लेकिन भाग्य के शब्दों ने कल्याणी को जड़ करके रख दिया था। क्या कहा अभी अभी भाग्य ने उसकी और श्री की बेटी? ये कब हुई? और अगर हो भी गई तो ये यहाँ क्या कर रही है? और अगर यह यहाँ है तो श्री कहाँ है? अगर श्री की बेटी आ सकती है तो श्री भी तो आ सकती है। इतना सब सोच सोचकर कल्याणी का दिमाग फटने को हो रहा था। अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करें। इसलिए उसने कुछ नहीं किया और जल्दी से गाड़ी लेकर माहिरा से मिलने चली गई। भाग्य ने शुभाशी को सोफे पर बिठाया। सुनील भाग्य के पास आता है तो भाग्य सुनील से कहता है, जल्दी से ऑरेंज जूस ले आओ। भाग्य टिश्यू पेपर लेता है और शुभाशी का चेहरा साफ करता है, क्योंकि रोने की वजह से उसका पूरा काजल फैल गया था। तभी भाग्य को दरवाजे पर किसी की आहट होती है। भाग्य देखा है कि दरवाजे पर राहुल और प्रिया खड़े हैं। दरअसल राहुल और प्रिया को मामा जी के अस्पताल में होने का पता चल गया था, इसीलिए वह भाग्य के पास आए थे ताकि वह मामा जी का हाल चाल पूछ सके और उसके साथ मिलकर हॉस्पिटल जा सके। पर यहाँ भाग्य को किसी बच्ची के साथ देखकर वह दोनों भी हैरान हुए। शुभाशी एक नज़र राहुल और प्रिया को देखते हैं और सोफे से खड़े होते हुए ताली बजाते हुए कहती है, पापा वह देखो, प्रिया मौसी और राहुल चाचू आए हैं। शुभाशी की बात पर राहुल और प्रिया दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं। राहुल और प्रिया शुभाशी के पास आते हैं तो शुभाशी सोफे पर खड़े होते हुए कहती है। प्रिया हैरानी से शुभाशी को देखते हैं और सबसे ज्यादा हैरान तो वह लोग ये सुनकर होते हैं कि ये बच्ची उन्हें मौसी बुला रही है। भाग्य सोफे से खड़ा होता है और कहता है, यह शुभाशी है मेरी बेटी। अब तो राहुल और प्रिया की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये बच्ची उसकी बेटी है। ये सुनते ही उसका दिमाग फटने को आया और उसने गुस्से में कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी एक बच्ची है, आपने मेरी श्री को धोखा दिया है। आपने उसे छोड़ किसी और के साथ शादी कर ली और उसके साथ बच्चा भी कर लिया। प्रिया क्या ऐसा कहते हैं? शुभाशी हंसने लगती है। शुभाशी को हंसाता देख राहुल और प्रिया दोनों हैरान हो जाते हैं। प्रिया शुभाशी को देखकर कहती है, ये बच्ची हंस क्यों रही है? भाग्य बिना किसी भाव के कहता है, क्योंकि यह मेरी और श्री की बेटी है। भाग्य क्या ऐसा कहते ही राहुल और प्रिया को जैसे एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि भाग्य और श्री की कोई बच्ची भी है। वह दोनों एकटक शुभाशी को देख रहे थे तो शुभाशी ने कहा, मैं आप दोनों को जानती हूँ। माँ ने मुझे आप दोनों की फोटो दिखाई है और यह भी बताया है कि आप मेरी मौसी और चाचू हैं। 114 जो जीता शुभाश्री उसकी। प्रिया और राहुल अभी भी हैरान एक दूसरे को देख रहे थे। तभी प्रिया ने कुछ सोचते हुए भाग्य से कहा, इसका मतलब श्री वापस आ गई है। भाग्य ने धीरे से हाँ में सर हिलाया तो प्रिया ने कहा, अगर वह वापस आ गई तो वह है कहाँ और अभी तक हमसे मिलने क्यों नहीं आई? भाग्य ने कहा, मामा जी को हार्ट अटैक आया था, वो इस वजह से बहुत काफ़ी परेशान थी। पर फिक्र मत करो, मामा जी पहले से ज़्यादा ठीक है और कुछ दिनों में घर आ जाएंगे और उसके बाद श्री तुम लोगों से मिलने भी आ जाएगी। तभी शुभाश्री खुश होते हुए प्रिया से कहती है, मौसी आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग जाने से पहले आपसे जरूर मिलने आने वाले थे। इस पर भाग्य शुभाश्री को अपनी तरफ घूमता है और उसका चेहरा हाथों में लेते हुए कहता है, शुभाश्री आप अब यहाँ से कहीं नहीं जा रही हैं, यह अब आपका घर है, तो आप यही रहेगी अपने पापा के साथ।
भाग्य की ऐसा कहने पर राहुल और प्रिया और हैरान होते हैं, आखिर भाग्य कर क्या रहा है। तभी एक गार्ड जल्दी से अंदर आता है और घबराते हुए भाग्य को देखकर कहता है, सर जल्दी बाहर आइए, बाहर कुछ हुआ है। वह बाहर मैडम आई है, वह बहुत गुस्से में नजर आ रही है। भाग्य के भाव शांत थे, उसने गार्ड को देखकर कहा, तुम चलो मैं आता हूँ। भाग्य प्रिया और राहुल से कहता है, सुभाश्री का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। दरअसल श्री जब मेंशन के अंदर आ रही थी तो गार्ड ने उसे रोक लिया। ये पहले वाला गार्डन नहीं था, कोई नया गार्ड था, इसलिए ये श्री को नहीं पहचानता था। एक तो श्री पहले से ही गुस्से में थी कि भाग्य सुभाश्री को बिना बताए ले आया, ऊपर से इस गार्ड का ऐसा बेरुखा रवैया श्री के गुस्से को हवा दे रहा था। तभी घर में मौजूद एक दूसरे सर्वेंट ने श्री को देख लिया और उसने उसे पहचान लिया कि ये तो श्री है, इसीलिए वह जल्दी से भाग्य को बांधने चला गया कि श्री बाहर आई है। गार्ड ने श्री को रोकते हुए कहा, मैडम मैं आपके अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ जब तक आप मुझे नहीं बताती है कि आप कौन हैं। श्री ने गुस्से में उसे गार्ड को देखते हुए कहा, जाओ जाकर अपने मालिक से कहो श्री आई है। गार्ड ने कहा, अरे लेकिन श्री कौन, आप है कौन और क्या काम है आपको हमारे मालिक से। श्री ने गुस्से में कहा, तुम्हारे मालिक का सर फोड़ना है पाउटिंग, वह मेरी बेटी को किडनैप करके ले आया है। देखिए मैडम आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ, अब जाइए यहाँ से। श्री ने गुस्से में कहा, जब तक मैं मेरी बेटी को अपने साथ नहीं ले जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तभी सामने से भाग्य आता हुआ कहता है, वह मेरी भी बेटी है और वह मेरे साथ रहेगी। गार्ड जब देखा है कि भाग्य श्री से बात कर रहा है तो वह साइड हट जाता है। श्री गुस्से में भाग्य की तरफ आती है और उसे घूरते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मुझसे पूछे बिना यहाँ लाने की पाउटिंग। भाग्य ने बिना किसी भाव के बेफिक्री से कहा, वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई थी मेरी बेटी को मुझसे छुपा कर रखने की। श्री ने गुस्से में कहा, देखो भाग्य, मैंने तुमसे कहा है कि तुम जब चाहे तब सुभाश्री से मिल सकते हो, लेकिन तुम उसे इस तरीके से अपने साथ नहीं रख सकते। श्री ने चिल्लाते हुए कहा, वह मेरी बेटी है पाउटिंग। भाग्य ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, डाउनलोड किया है क्या। भाग्य क्या ऐसा कहा कि श्री की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई तो भाग्य ने श्री को बिना किसी भाव के देखते हुए कहा, देखो मैं जानता हूँ कि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन इतनी भी नहीं कि औरत अकेले ही बच्चा कर ले। श्री की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। भाग्य ने यह बात इतनी आसानी से कह दी, मतलब भाग्य ऐसा कैसे कह सकता है। भाग्य ने जब देखा श्री मुंह फाड़कर उसे देख रही है तो वह आगे बढ़ता है और अपने एक हाथ से श्री का मुंह बंद करते हुए कहता है, मुंह बंद कर लो मक्खी चली जाएगी। श्री गुस्से में भाग्य को करते हुए कहती है, मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने आई हूँ। भाग्य ने ऐसे कहा जैसे उसे फिक्र ही नहीं है कि श्री क्या बोल रही है, बल्कि उसने तो अपनी बात आगे रखते हुए कहा, देखो पहली बात मेरी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, वो यही रहेगी मेरे साथ। और दूसरी बात वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम भी यही रहो तो। श्री ने हैरानी से भाग्य को देखकर कहा, मैं और आपके साथ यहाँ रहूं? कभी नहीं, इस जन्म में तो ये बिल्कुल नहीं होगा। भाग्य ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, ऐसा मत कहो, कहीं ऐसा ना हो कि अगले 7 जन्मों के लिए मैं तुम्हें यही बांध लूं। श्री ने गुस्से में कहा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, आप मुझे मेरी बेटी दो, मैं उसे यहाँ से लेकर जा रही हूँ। तो भाग्य ने हंसते हुए कहा, देखो सुभाश्री तो तुम्हारे साथ जाने से रही, और दूसरी बात जहाँ तक है तुम्हारे यहाँ रहने की, तो मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए। श्री की आंखें छोटी हो गई तो भाग्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मुकाबला करो, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, और अगर तुम हार गई तो सुभाश्री के साथ साथ तुम्हें भी यही रहना होगा। श्री कहती है, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं?
तो भाग्य कहता है, अगर तुम इसे चलेगे समझती हो तो चलेगे जी सही। श्री अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, तो ठीक है, आपने मुझे चैलेंज किया है, एक माँ को, और मैं भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं भी देखती हूँ कि मुझे मेरी बेटी को यहाँ से ले जाने से कौन होता है। भाग्य हंसते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ कदम बढ़ता है और कहता है, सुभाश्री को यहाँ से ले जाने की बात भूल जाओ, और पहले मुझे पकड़कर दिखाओ, फिर बात करना।